Hello friend, in previous lecture we have seen units of refrigeration and basic terms of heat pump, refrigerator and heat engine. Today we will see simple vapor compression refrigeration system. Okay, generally nowadays refrigeration works on simple vapor cycle instead of Carnot cycle, because Carnot cycle is not a practical cycle. Okay, so what happen in simple vapor compression cycle we will see today. So basically simple vapor compression system comprises of four major parts: evaporator, compressor, condenser and expansion valve. ओके, सो ये सिंपल वेपर कंप्रेशन के मेन कंपोनेंट है. ओके, इनके बिना सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल वर्क नहीं कर पाती है. ओके, और ये साइकिल रन करने के लिए जो भी वर्किंग फ्लूइड हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट. ओके, ये रेफ्रिजरेंट की स्पेशलिटी ये होती है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है. मतलब जनरली ज़ीरो के बिलो रहता है, ज़ीरो से बड़ा रहता है. -5, -10, -20, -30, -80, -120, -140, ऐसा कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ कर रहा है उसके ऊपर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है. लेकिन जनरली वो बहुत कम रहता है. मतलब इसका मतलब क्या है, अगर सपोज -10 अगर रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो -10 टेम्परेचर पे बॉईल होगा. ओके, और लिक्विड टू वेपर फिर वो कन्वर्ट होगा. जनरली वाटर आपको मालूम है नॉर्मल कंडीशन में 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है. लेकिन ये जो रेफ्रिजरेंट रहता है ये जनरली जीरो के नीचे रहता है. जनरली सपोज अगर आप -10 अगर हम कंसिडर करते हैं तो -10 डिग्री पे वो बॉईल होगा और अपनी फेज चेंज करेगा लिक्विड टू वेपर. तो ये आपको बता दिया थोड़ा सा मैंने. अब मैं साइकिल कैसे वर्क करती है बताता हूँ. सो व्हाट हैपन हियर, liquid refrigerant from this expansion device enters into this evaporator. Evaporator में एक liquid refrigerant आता है. Okay, so what happen in your evaporator, the space of evaporator and whatever things we kept in evaporator rejects their heat to this liquid refrigerant. Okay, or in other word we can say that this liquid refrigerant will absorb or heat from this evaporator space. मतलब ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेटर है ये इस इवेपोरेटर स्पेस से हीट ले लेगा, या जो भी चीज़ें हमने इवेपोरेटर में रखी है उससे हीट ले लेगा. बराबर, मतलब इवेपोरेटर स्पेस से हीट ले रहा है, इसका मतलब इवेपोरेटर का जो स्पेस है वो कूल हो रहा है. बराबर, मतलब इवेपोरेटर कूल हो रहा है. क्लियर. सो इवेपोरेटर के स्पेस से हीट लेने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंदर आया था वो बॉईल होगा, इवेपोरेट होगा और वेपर में कन्वर्ट होगा. अब ये इवेपोरेटर के बाहर क्या रहेगा, वेपर रेफ्रिजरेंट. क्लियर. सो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आया, उसने इवेपोरेटर से हीट ली और वो वेपर बन के इवेपोरेटर के बाहर चला गया. तो इससे क्या होगा, इवेपोरेटर कूल मेंटेन रहेगा. क्लियर, जो हमें चाहिए. ओके, अब ये जो वेपर बाहर आई है रेफ्रिजरेंट की, ये फिर अब कंप्रेसर की तरफ जाएगी. ओके, सो व्हाट हैपन इन कंप्रेसर, दिस वेपर रेफ्रिजरेंट गोज टू द कंप्रेसर एंड कंप्रेसर कंप्रेस्ड इट टू हायर एक्सटेंट. ओके, मतलब कंप्रेसर क्या करेगा, ये वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होंगे. ओके, यहाँ तक क्लियर होगा. और एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ. ये जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है अपना, जहाँ पर लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होता है या वेपर टू लिक्विड कन्वर्जन होता है हीट निकालने के बाद, तो ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्रेशर के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन रहता है. ओके, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. मतलब प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर कम हो गया बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया. ये क्यों बताने जा रहा हूँ, आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए. तो अब क्या होगा, ये जो कंप्रेस्ड वेपर रेफ्रिजरेंट है अब ये कंडेंसर में आएगा. ओके, कंडेंसर में आने के बाद ये जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करेंगे. ओके,
अपनी हीट वो एटमॉस्फेयर को दे देंगे और वो जो वेपर है रेफ्रिजरेंट वो फिर कूल होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर कम टेम्परेचर पे लिक्विड टू वेपर हुआ था, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। अब यहाँ पे उसका प्रेशर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब मे बी यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री रहेगा बराबर, लेकिन 40 डिग्री में भी वो लिक्विड है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है। सॉरी, ओके। सो इसका टेम्परेचर ऑब्वियस है एटमॉस्फेयर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एटमॉस्फेयर को हीट रिजेक्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पर कंप्रेसर है। कंप्रेसर उसका टेम्परेचर उसमें वर्क ऐड करके उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा बना देता है, और फिर क्या होता है कंडेंसर में वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंडेंसर के जो भी वेपर आया उससे कम रहेगा, तो वेपर एटमॉस्फेयर को हीट दे देगी नेचुरली, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो होती है। ओके, तो यहाँ पर हीट देने के बाद ये जो हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है ये हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट कर रहा है बराबर, मतलब अभी ये लिक्विड ही है लेकिन उसका प्रेशर अभी हाई है। ओके, तो अगर ये ऐसे ही इवापोरेटर में जाएगा विदाउट दिस एक्सपेंशन वाल्व तो क्या होगा, वो बॉयल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। दैट इज़ वाई वी यूज़ एक्सपेंशन डिवाइस हियर। एक्सपेंशन डिवाइस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये जो हाई प्रेशर लिक्विड है उसका प्रेशर कम हो जाए, ताकि वो इवापोरेटर से हीट ले पाए। अगर उसका प्रेशर कम नहीं हुआ, अगर एक्सपेंशन वाल्व हम यूज़ नहीं करते, अगर ये हाई प्रेशर लिक्विड इवापोरेटर के अंदर जाता है तो वो हीट नहीं लेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। तो जब तक उसका प्रेशर कम नहीं होता वो इवापोरेटर से हीट नहीं लेगा। क्लियर। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन डिवाइस है, एक्सपेंशन वाल्व। जनरली कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं एज ए एक्सपेंशन वाल्व। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सपेंशन वाल्व में ये जो हाई प्रेशर लिक्विड रहेगा उसका प्रेशर कम होता है। ओके, प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा और इवेपोरेटर से वो हीट ले पाएगा। ओके, लेकिन सडनली एक्सपांड करने की वजह से क्या होता है, कुछ पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल वो इवेपोरेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो सडनली ये एक्सपेंशन में कुछ पार्टिकल इवेपोरेटर में इवेपोरेट हो जाएंगे। मतलब जनरली इवेपोरेटर में आपके पास लिक्विड प्लस वेपर रहता है, मतलब मिक्स्ड स्टेज में रहता है, लेकिन वेपर का कंटेंट बहुत ज़्यादा कम रहता है। ओके, सो इन दिस वे ये वेपर कंप्रेशन साइकिल यहाँ पर वर्क करती है। ओके, अब इसको हम पीएच और टीएस डायग्राम पे निकालेंगे। यहीं पे निकलता हूँ, मतलब आपको साथ में समझ में आएगा। ये अपनी पीएच डायग्राम एंथैल्पी, ओके, और इधर मैं टीएस निकाल रहा हूँ। सो पहले क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 2 कंप्रेसर है। ये कंप्रेशन आइसेंट्रोपिकली होता है। ओके, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे 1 2। ओके, नाउ व्हाट इज 2 2 3? 2 2 3 में क्या होता है, कंडेंसर है, मतलब ये जो वेपर है वो कूल होते 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 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा बराबर। सो व्हाट इज 2 3 इंडिकेट कंडेंसेशन, वो को एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं। ओके, कंडेंसेशन प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर पे ऑकर होती है। नाउ 3 2 4 यहाँ पे इवेपोरेटर है। यहाँ पर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट हीट ले लेगा। सॉरी 3 2 1 2 2 3 3 पॉइंट यहाँ पर आएगा, 3 पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये 4 यहाँ पर आएगा। 2 2 3 कंडेंसेशन, 3 2 4 अब क्या है, 3 2 4 है एक्सपांशन वॉल से जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सपांशन होगा वो। अब ये बात ध्यान में रखिए, ये जो एक्सपांशन होता है ये कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस पे होता है, इसे हम आइसन एंथैल्पिक प्रोसेस भी कहेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करेगी, एक्सपांशन इन एक्सपांशन वॉल। ओके, और 4 to 1 क्या है, 4 to 1, ये 4 to 1 क्या है, 1 इधर भी देखा सकते हैं, इधर भी देखा सकते हैं। 4 to 1 क्या है, इवेपोरेटर में हीट ले रहा है। ओके, तो एट कांस्टेंट प्रेशर वो इवेपोरेट होगा, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। ओके, तो ये हो गई हमारी वेपर कंप्रेशन साइकिल। सिमिलरली टीएस डायग्राम पे निकालेंगे तो ये आइसेंट्रोपिक है तो सीधी लाइन आएगी अभी। ओके, 1 2 2 2 2 3 क्या है, कंडेंसेशन, 3 2 4 एक्सपेंशन, सॉरी हाँ एक्सपेंशन वॉल, और 4 to 1 हीट एब्जॉर्ब्ड इन इवेपोरेटर। अब ये इवेपोरेटर में जितनी भी हीट वो एब्जॉर्ब करेंगे
रेफ्रिजरेंट, तो उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। वो हमारा मेन आउटपुट है, हमें वो कूल करना है। ओके, सो जितनी भी हीट इवेपोरेटर में एब्जॉर्ब होगी उसे हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट दोनों भी सेम है। ओके, क्लियर। अब इससे मैं आपको और एक चीज़ बताने वाला हूँ कि हम इसका मेजर कैसे करते हैं। अब हमें इसका COP निकालना है। ओके, COP जनरली क्या रहता है, हमने क्या इनपुट दिया और उसके बदले में हमें क्या मिला। जनरली परफॉर्मेंस आप ऐसे मेजर करते हैं कि हम इनपुट दे रहे हैं, वो इनपुट में से क्या हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, यहाँ पर इनपुट हम कंप्रेसर को वर्क, विदाउट कंप्रेसर ये हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट नहीं होती, और जब तक ये हीट एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट नहीं होगी तब तक सेकंड लॉ फुलफिल नहीं होगा, बराबर। तो ये हीट यहाँ से जो निकली हुई हीट जब तक वो एटमॉस्फेयर को रिजेक्ट नहीं होगी तब तक हमारी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। और ये हीट यहाँ से निकली हुई हीट एटमॉस्फेयर को कब रिजेक्ट होंगी, जब हम उसे वर्क सप्लाई करेंगे। तो हमारा इनपुट क्या हुआ, वर्क। उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, इवेपोरेटर हमें कूल मिल रहा है उसके बदले में। ओके, तो मतलब हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल रहा है इन शॉर्ट। ओके, अब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ से चालू होगा, 4 से 1, तो H1 माइनस H4, और वर्क कितना लगा हमें, 1 to 2 लाइन इंडिकेट कर रही है, H2 माइनस H1। और एक बात, अब ये जो एक्सपेंशन लाइन है 3 to 4 वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब आइसन एंथैल्पिक प्रोसेस है, उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं H3 इक्वल्स टू H4, इसकी एंथैल्पी और इसकी एंथैल्पी सेम रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H3 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। तो ये हो गया COP ऑफ सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। उसके लिए हमें क्या लगेगा, पहले पॉइंट बिफोर कंप्रेशन का एंथैल्पी, आफ्टर कंप्रेशन का एंथैल्पी, और आफ्टर कंडेंसेशन का एंथैल्पी। क्लियर, बहुत सिंपल था ये, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लियर, तो ये हो गया सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब इसके कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो कुछ पढ़ के दिखाता हूँ मैं, ये हम सीखने वाले हैं अभी। अब देखिए मैं पीएच डायग्राम यहाँ पे निकाल के रखता हूँ। पहला क्या है, साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन, मतलब कंप्रेशन के एंड में हमें ड्राई सैचुरेटेड वेपर मिलनी चाहिए। मतलब 2 पॉइंट है हमारा, वो सैचुरेशन लाइन पर आएगा, यहाँ से वो कंडेंस होगा, यहाँ पर वो एक्सपांशन होगा, और फिर से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। क्लियर, ये 2 पॉइंट रेफ्रिजरेट सैचुरेटेड लाइन पर आ गया, क्योंकि वो ड्राई सैचुरेटेड वेपर हमें मिलने वाली। दूसरा क्या है, साइकिल विथ वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, इसको यहाँ पर निकालता हूँ। वेट वेपर मतलब वो कंप्रेशन सैचुरेशन लाइन के पहले ही खत्म हो गया है, बराबर। तीसरा, साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। अब कुछ और चीज़ बताना चाहूँगा, ये पहले ये डायग्राम पे आओ। अब ये 2 पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका एंथैल्पी हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्टली Hg, उस प्रेशर पे हम प्रॉपर्टी टेबल में Hg देखें, जैसे हमें स्टीम टेबल रहता है, वैसे हर रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टी टेबल रहता है, स्टीम टेबल जैसा। तो ये 2 पॉइंट जिस प्रेशर पे है, आप उस प्रेशर पे या टेम्परेचर पे Hg निकालो, डायरेक्ट आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि वो लाइन पर है। ओके, अब ये इस डायग्राम में देखिए, अब ये 2 पॉइंट कहाँ पर है, मिक्स रीजन में अंदर है, तो वहाँ पर हम एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, H2 इक्वल्स टू HF प्लस X इंटू HFG। अब इस केस में हमें इस 2 पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन भी मालूम चाहिए, और उसके प्रेशर पे हम फिर HF और HFG देखेंगे, तब हम H2 निकाल पाएंगे। समझ में आ गया, इतना ही है, बाकी सब सेम है। तीसरा है साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर आफ्टर कंप्रेशन। सुपर हीटेड वेपर मतलब आफ्टर कंप्रेशन, ये 2 पॉइंट है वो सैचुरेशन करके इस साइड में आएगा,
ओके, अब ये सुपर हीटेड है। अब इसका एंथैल्पी हम कैसे निकाल सकते हैं, Hg प्लस Cp इंटू डी टी, या फिर डायरेक्ट सुपर हीटेड टेबल रहेगा तो सुपर हीट टेबल की वैल्यू देखकर। अब ये डी टी क्या रहेगा, T सुपर हीट माइनस T सैचुरेट। प्रॉपर्टी टेबल में आपको सुपर हीट और सैचुरेट टेम्परेचर इस प्रेशर के मिल जाएंगे। नेक्स्ट है साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर बिफोर कंप्रेशन। अब कंप्रेशन के पहले ही वो सुपर हीटेड है, फिर ये साइकिल अब ऐसी रहेंगी। क्लियर। सो अब ये पॉइंट भी सुपर हीट है और ये पॉइंट भी सुपर हीट है। लास्ट है साइकिल विथ अंडर कूलिंग, साइकिल विथ अंडर कूलिंग और सब कूलिंग। अब अंडर कूलिंग क्या रहती है बता दो आपको। कंप्रेशन, ये कंडेंसेशन यहाँ पर जनरली एंड होता है, सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर हमने कूलिंग कंटिन्यू करी तो ये लाइन इधर जाएंगी। ओके, अब ये यहाँ से एक्सपांड होगी और इधर आएंगी 1 2 3 4। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ये कूल हुआ और यहाँ तक आके सैचुरेशन लाइन पे हम उसको एक्सपांड करते थे, लेकिन इस बार आगे गए तो ये जो आगे की कूलिंग है इसे हम अंडर कूलिंग या सब कूलिंग कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है, अब देखिए COP क्या है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ा तो COP बढ़ता है। ओके, अब अगर हमने इसको यहाँ से एक्सपांड कर दिया था तो हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें इतना ही मिलता था बराबर, लेकिन अंडर कूलिंग करने के बाद रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा। ओके, मतलब अंडर कूलिंग करने से रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा बढ़ गया, बराबर है। तो इससे क्या होगा, इसका COP बढ़ेगा। क्लियर। अब इस पॉइंट में इस तीसरे पॉइंट की एंथैल्पी हम निकाल सकते हैं वो सेम तरीके जैसे सुपर हीट की निकाली, HF, अब ये इधर F है, माइनस CP dt। ओके, dt म्हणजे सैचुरेशन टेम्परेचर माइनस जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो। क्लियर। अब ये तो मैंने आपके PS डायग्राम पे दिखा दिया, TS डायग्राम पे दिखाना भूल गया मैं, आपको लग गया तो भी दिखा देता हूँ। ये TS, तो पहला पॉइंट क्या है, ड्राई सैचुरेटेड, तो ये ऐसा आएगा 1 2 TS डायग्राम। ओके, दूसरा क्या था, साइकिल विथ वेट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, मतलब ऐसा बीच में किधर तो भी 1 2। तीसरा था साइकिल विथ सुपर हीट वेपर आफ्टर कंप्रेशन, तो ये ऐसा जाएगा, फिर एक कंडेंसेशन अब ऐसा आएगा। ओके, चौथा साइकिल विथ सुपर हीट वेपर बिफोर कंप्रेशन, तो ये इस तरीके से होगा। ये 1 पॉइंट यहाँ पर, 2 पॉइंट यहाँ पर, ये सुपर हीट है। TS डायग्राम में ऐसे सुपर हीट दिखाते हैं। ओके, और अंडर कूलिंग में, अंडर कूलिंग आप दिखा सकते हैं ये अंडर कूलिंग है इतना, ये पोर्शन ये पोर्शन इसके बीच का। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हमने सिंपल वेपर कंप्रेशन देखा और डिटेल में देखा है। इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आपको MCQs देखने को मिलेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।